हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे नए वीडियो में। हम पढ़ रहे थे 11वीं कक्षा के जैव विज्ञान का 7वां अध्याय, जो कि है प्राणियों में संरचनात्मक संगठन। ठीक है, हमने इसका 4 लेक्चर्स कंप्लीट कर लिया है। आज है हमारे इसका 5th पार्ट यानी कि भाग 5। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहले आता है प्रस्तुति, यानी कि जो आज का हमारा वीडियो लेक्चर है उसमें हम इस अध्याय का ठीक है कौन सा टॉपिक कवर करेंगे। तो बेसिकली आज हम कवर करेंगे मेढक की बाह्य आकारिकी, एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी। ठीक है, मेढक की त्वचा की संरचना के बारे में चर्चा करेंगे। मेढक का सिर समझेंगे, किस प्रकार का उसका स्ट्रक्चर होता है हेड का। धड़ एवं अंगों की रचना जानेंगे। फिर लैंगिक द्विरूपता, सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म जो होता है उसके बारे में समझेंगे। उसके बाद बाह्य संरचना का अनुकूलनात्मक महत्व के बारे में जानेंगे। तो एक एक करके सारे टॉपिक्स को हम लोग कवर करते हैं। तो यहाँ पर बेसिकली एनसीईआरटी फॉलो किया गया है। जैसे जैसे एनसीईआरटी में कवर किए गए हैं बिल्कुल उसी प्रकार से यहाँ पर सारे वीडियो लेक्चर में उसी सीक्वेंस में बेसिकली टॉपिक्स कवर किए जा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए एक एक करके। पहला आता है मेढक की बाह्य आकारिकी यानी कि एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी। देखिए, बाह्य आकारिकी का अर्थ क्या है, यहाँ पे आप पॉइंट्स पढ़ सकते हैं। ठीक है, जैसे कि यदि आपको एग्जाम्स में आते हैं कुछ लिखने तो आप पॉइंट्स लिख सकते हो। क्या आप पॉइंट्स नोट डाउन कर सकते हैं। ओके, तो जस्ट मैं यहाँ पे आपको समझा दे रही हूँ जो ये बाह्य आकारिकी होता है उसका अर्थ क्या है। जैसे कि जब हम किसी जीव के शरीर को बाहर से देखते हैं, उसका आकार कैसा है, रंग कैसा है, शरीर की बनावट कैसी है, तो इन सभी बातों का अध्ययन बाह्य आकारिकी यानी कि एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी कहलाता है। सरल शब्दों में कहें तो आप कह सकते हैं कि यह जीव के बाहरी ढांचे को, स्ट्रक्चर को समझने का अध्ययन है। उदाहरण के लिए आप ले सकते हैं, जैसे कि यदि हम किसी पक्षी को देखें तो हमें उसके पंख, चोंच और शरीर का आकार दिखाई देता है। ये सब उसकी बाह्य संरचना का हिस्सा है। ओके, बाहरी संरचना का हिस्सा है। इसी प्रकार मेढक भी एक केशिरुकी प्राणी है। ओके, अर्थात इसके शरीर में रीढ़ की हड्डी पाई जाती है। यह उभयचर वर्ग का सदस्य है। ठीक है, पिछले वीडियो में हमने पढ़ा भी था, ये इसका पूरा वर्गीकरण हमने जाना था। ठीक है, ये जो है उभयचर वर्ग का सदस्य आप कह सकते हैं, जिसका अर्थ यही होता है कि यह जल और थल दोनों स्थानों पर जीवन व्यतीत कर सकता है। ठीक है, मेढक की बाहरी संरचना इस प्रकार बनी होती है कि वह अपने पर्यावरण के अनुसार आसानी से अनुकूलन कर सके। इसलिए इसकी बाह्य संरचना को समझना हमें यह जानने में मदद करता है कि यह अपने वातावरण में कैसे जीवित रहता है। ओके, ये बाह्य आकारिकी का एक तरह से बेसिकली मैं जस्ट उसका मीनिंग समझा रही हूँ। नेक्स्ट आता है, आप देखिए मेढक का सामान्य बाह्य स्वरूप क्या है। देखिए, यदि हम किसी मेढक को ध्यान से देखें, आप पिक्चर में भी देख सकते हैं, तो उसका शरीर हमें चिकना और थोड़ा फिसलन युक्त दिखाई देता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इसकी त्वचा पर एक विशेष प्रकार का श्लेष्मा यानी म्यूकस होता है जो कि इसे नम बनाए रखता है। ठीक है, मॉइस्ट बनाए रखता है। मेढक के शरीर के ऊपर ऊपरी सतह पर क्या होते हैं, हरे रंग की होती है। ठीक है, बेसिकली जो भी उसका अपर लेयर होता है वो हरे रंग की होती है और उस पर छोटे छोटे धब्बे भी दिखाई देते हैं। यह रंग क्या करता है, उसे वातावरण में छिपने में मदद करता है। जैसे कि हमने छलावरण या फिर छद्मावरण जो कहें, ठीक है, कैमोफ्लेज जिसे बोलते हैं, उसके बारे में हमने पिछले क्लास में पढ़ा भी था। ठीक है, बेसिकली यहाँ पर उसी की बात की जा रही है। शरीर की निचली भाग की बात करें, ठीक है, शरीर की निचली सतह हल्की पीली या फिर क्रीम रंग की होती है। मेढक का शरीर जो है वो मुख्यतः 2 भागों में, सिर और धड़, ठीक है, में विभाजित होता है। अन्य कई जीवों की तरह इसमें स्पष्ट गर्दन नहीं दिखाई देती है और ना ही इसमें पूंछ होती है। यह संरचना इसे कूदने और तैरने में सहायक बनाती है। यदि आपने कभी तालाब के किनारे मेढक को देखा होगा तो आपने ध्यान दिया होगा कि उसका शरीर छोटा होता है, गोल होता है, ठीक है, और सघन होता है, जिससे कि क्या होता है, वो आसानी से पानी में छलांग लगा सकता है। ओके, नेक्स्ट आता है मेढक की त्वचा की संरचना कैसी होती है। ये देखिए, सबसे पहला है त्वचा की विशेषताएं क्या है। मेढक की त्वचा उसकी सबसे महत्वपूर्ण विशेषताओं में से एक है। ये त्वचा पतली, मुलायम और सदैव नम रहती है। इसकी सतह पर क्या होते हैं, श्लेष्मा होते हैं, म्यूकस होती है, उसकी एक पतली परत होती है जो कि त्वचा को सूखने से बचाती है और इस कारण मेढक का शरीर छूने पर थोड़ा फिसलन युक्त महसूस होता है। त्वचा के अंदर बहुत सूक्ष्म रक्त कोशिकाएं पाई जाती हैं और यही कारण है कि मेढक अपनी त्वचा के माध्यम से भी श्वसन कर सकता है, जिसे कि हम कहते हैं त्वचीय श्वसन, क्यूटेनियस रिस्पिरेशन कहा जाता है उसे।
ठीक है। ये विशेषता विशेष रूप से तब उपयोगी होती है जब मेढक पानी में रहता है। यदि उसकी त्वचा सूख जाए तो उसका श्वसन प्रभावित हो सकता है। इसलिए आप अक्सर देखते हैं कि मेढक नम और ठंडी जगह पर रहना पसंद करते हैं, जैसे कि तालाब के किनारे हो गया, गीली मिट्टी में हो गया, या फिर घासों के बीच में हो गया, जहाँ पे थोड़ा ठंडा, ठीक है, रहे, ठीक है, ठंडा वातावरण रहे। नेक्स्ट आते हैं त्वचा के कार्य क्या होते हैं। मेढक की त्वचा देखिए केवल शरीर को ढकने का कार्य ही नहीं करती है, बल्कि इसके कई महत्वपूर्ण कार्य होते हैं। सबसे पहले तो यह शरीर की बाहरी सुरक्षा करती है, ठीक है, और उसे चोट तथा संक्रमण से बचाती है। सभी पॉइंट्स यहाँ पे लिखे गए हैं, ओके, आप पॉइंट्स को मेंशन कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा त्वचा श्वसन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, क्योंकि इसके माध्यम से ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान हो सकता है। एक और रोचक बात यह है कि मेढक अपनी त्वचा के माध्यम से पानी भी अवशोषित कर सकता है, और इसी कारण वह अक्सर नम स्थानों में रहता है। इसके अतिरिक्त कहें तो त्वचा के रंग बदलने की क्षमता भी होती है, ठीक है, जो कि उसे वातावरण के अनुसार स्वयं को छिपाने में मदद करती है। तो इस प्रकार मेढक की त्वचा सुरक्षा, श्वसन, जल अवशोषण और अनुकूलन, इन सभी कार्यों में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, ठीक है। अब आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मेढक का सिर यानी हेड स्ट्रक्चर कैसा होता है। सिर की संरचना देखिए, हेड जो होता है, मेढक का जो सिर होता है, मेढक के शरीर का जो आगे का भाग होता है वो सिर कहलाता है। इसका जो सिर है अपेक्षाकृत बहुत चौड़ा और चपटा होता है, जिससे कि अपने आसपास के वातावरण को आसानी से देख और महसूस कर सकता है। इसके मुख का आकार बड़ा और चौड़ा होता है, जो कि इसे शिकार पकड़ने में सहायता करता है। सिर पर क्या होता है, एक जोड़ी नासिका द्वार होती है, नॉस्ट्रिल्स जिसे बोलते हैं, जिनके माध्यम से यह श्वसन करता है। इसके अलावा मेढक की आंखें बाहर की ओर उभरी हुई होती है, ओके, जिससे कि इसे चारों ओर देखने में सुविधा मिलती है। आँखों की रक्षा के लिए विशेष पारदर्शी झिल्ली भी होती है, जिसे कि हम कहते हैं निसेम कप्टल, ठीक है, यानी कि निक्टिएटिंग मेम्ब्रेन। ये जो झिल्ली होती है आँखों को पानी, धूल और अन्य बाहरी कणों से बचाती है। यदि आपने कभी मेढक को पानी में देखा हो तो ध्यान दिया होगा कि उसकी आँखें और नासिका पानी के ऊपर दिखाई देती है, जबकि बाकी शरीर पानी में होता है, ओके, यहाँ पे है, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। सिर पर स्थित संवेदी अंग क्या होते हैं। मेढक के सिर पर कई महत्वपूर्ण संवेदी अंग पाए जाते हैं, जो कि उसे अपने वातावरण की जानकारी देते हैं। सबसे पहले इसकी आंखें होती है, जो कि उसे वस्तुओं को देखने में सहायता करती है। आँखों के पीछे गोलाकार झिल्ली दिखाई देती है, जिसे कि हम टिम्पैनम कहते हैं। यह वास्तव में मेढक का क्या होता है, श्रवण अंग होता है, ठीक है, यानी कि आप कह सकते हो सुनने का, ठीक है, हियरिंग ऑर्गन जिसे बोलते हैं। इसके माध्यम से वह ध्वनियों को सुन सकता है। इसके अलावा नासिका द्वार गंध पहचानने में सहायक होते हैं। मुख के अंदर स्वाद कलिकाएं पाई जाती हैं, जो कि भोजन के स्वाद को पहचानने में मदद करती हैं। इन सभी संवेदी अंगों की सहायता से मेढक अपने आसपास के वातावरण से संकेत प्राप्त करता है, जैसे कि शिकार की उपस्थिति हो गई, शत्रु का खतरा हो गया, या फिर वातावरण में होने वाले जो भी परिवर्तन होते हैं सभी को वो समझता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा धर एवं अंगों की रचना। चलिए, धर की रचना कैसे होती है। मेढक के शरीर का मध्य भाग यानी धर कहलाता है, यानी जिसे हम ट्रंक बोलते हैं। यह सिर के बाद का हिस्सा होता है, ओके। इसमें क्या होता है कि धर के अंदर कई महत्वपूर्ण आंतरिक अंग पाए जाते हैं, जैसे कि हो गया हृदय, फेफड़े, यकृत, पाचन तंत्र के अन्य भाग। धर वास्तव में शरीर की देह गुहा यानी कि बॉडी कैविटी को घेरे रहता है, ओके, जिसमें कि क्या होता है, ये सभी अंग सुरक्षित रहते हैं। बाहर से यह पूरी तरह त्वचा से ढका होता है, जो कि इसे बाहरी वातावरण से सुरक्षा प्रदान करती है। धर क्या करता है, शरीर को संतुलन बनाए रखने में भी मदद करता है, विशेष रूप से जब मेढक क्या होता है, कूदता है या फिर पानी में तैरता है तब, ओके। चलिए नेक्स्ट आते हैं आगे और पीछे का जो गतिशील अंग होता है उसके बारे में जानते हैं। देखिए, मेढक के शरीर में दो प्रकार के पैर पाए जाते हैं, आगे का पैर, ठीक है, और पीछे का पैर, यानी फोर लिम्स और हिंड लिम्स। आगे के जो गतिशील अंग होते हैं वो अपेक्षाकृत छोटे और कमजोर होते हैं तथा इनमें 4 उंगलियां होती हैं, ठीक है। ये मुख्य रूप से शरीर को सहारा देने और भूमि पर संतुलन बनाए रखने में सहायता करते हैं। दूसरी ओर यदि हम पीछे के गतिशील अंग की बात करें तो वो लंबे होते हैं, मजबूत होते हैं, शक्तिशाली होते हैं। इनमें 5 उंगलियां होती हैं।
और इन उंगलियों के बीच झिल्ली पाई जाती है। यह झिल्ली पानी में तैरने के समय चप्पू की तरह कार्य करती है और यही कारण है कि मेढक पानी में बहुत तेज़ी से तैर सकता है और भूमि पर लंबी छलांग भी लगा सकता है। यदि आपने कभी मेढक को छलांग लगाते देखा होगा तो आपने महसूस किया होगा कि उसके लंबे ये जो पीछे के जो गतिशील अंग होते हैं उसे अचानक बहुत दूर तक कूदने में मदद करते हैं। ओके, ये हो गया आगे और पीछे के गतिशील अंग। नेक्स्ट आते हैं लैंगिक द्विरूपता यानी सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म। सबसे पहला टॉपिक है लैंगिक द्विरूपता का अर्थ क्या है। जब किसी जीव की नर और मादा के शरीर में कुछ स्पष्ट शारीरिक अंतर दिखाई देते तो इस विशेषता को हम लैंगिक द्विरूपता कहते हैं, सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म कहा जाता है। सरल शब्दों में समझे तो ये कहीं प्रजाति के नर और मादा के शरीर की बनावट या फिर कुछ अंग अलग अलग हो सकते हैं। मेढक के यह अंतर, ठीक है, मेढक में जो ये अंतर है विशेष रूप से प्रजनन काल यानी ब्रीडिंग सीजन के समय अधिक स्पष्ट दिखाई देता है। उभयचर जीवों में यह एक महत्वपूर्ण विशेषता मानी जाती है क्योंकि इससे क्या होता है, नर और मादा एक दूसरे को पहचानने में आसानी होती है और प्रजनन की प्रक्रिया सुचारू रूप से हो पाती है। प्रकृति में कई अन्य जीवों में भी यह अंतर दिखाई देता है। ठीक है, उदाहरण के लिए आप ले सकते हैं मोर और मोरनी को देखें। मोर के पंख बहुत बड़े और आकर्षक होते हैं जबकि मोरनी के पंख अपेक्षाकृत साधारण होते हैं। इसी प्रकार मेढक में भी नर और मादा के शरीर में कुछ विशेष अंतर पाए जाते हैं जो कि उनके प्रजनन व्यवहार से जुड़े होते हैं और इसलिए लैंगिक द्विरूपता केवल एक तरह से संरचनात्मक अंतर ही नहीं होता है बल्कि प्रजनन के लिए भी बहुत ही एक महत्वपूर्ण अनुकूलन भी है। ओके, अब देखिए नर एवं मादा में अंतर क्या होता है। मेढक के नर और मादा के बीच कुछ स्पष्ट अंतर दिखाई देते हैं। सबसे महत्वपूर्ण अंतर होता है वाक कोश का, वोकल सैक्स। नर मेढक के गले के पास विशेष थालीनुमा संरचनाएं होती हैं जिन्हें वाक कोश यानी वोकल सैक कहते हैं। इनकी सहायता से नर मेढक तेज आवाज़ निकाल सकता है। आपने वर्षा ऋतु में तालाब के पास मेढकों की जो टर टर की आवाज़ सुनी होगी वह वास्तव में नर मेढकों द्वारा ही निकाली जाती है। इसका उद्देश्य होता है मादा मेढकों को आकर्षित करना। ठीक है, दूसरा अंतर होता है आगे के जो गतिशील अंग होते हैं उसकी पहली उंगली में पाया जाता है। नर मेढक के आगे के गतिशील अंग, आगे का जो पैर होता है, ठीक है, उसकी पहली उंगली क्या होती है, मोटी होती है और मजबूत होती है। उससे क्या होता है, जिसे कि हम बोलते हैं न्यूप्चियल पैड। ओके, यह प्रजनन के समय मादा को पकड़ने में सहायता करती है और इसके विपरीत हम बात करें मादा मेढक में यह संरचना नहीं होती है। सामान्यतः मादा मेढक में जो होती है आकार में थोड़ी बड़ी होती है जबकि नर अपेक्षाकृत छोटा होता है और इन सभी अंतर के कारण नर और मादा को पहचानना संभव हो जाता है। ठीक है, तो ये इम्पॉर्टेंट था, आपको याद रखना है दोनों का जो डिफरेंसेस है। अब आते हैं बाह्य संरचना का अनुकूलनात्मक महत्व क्या है। सबसे पहला है जल में जीवन हेतु अनुकूलन। मेढक की जो बाह्य संरचना होती है इस प्रकार बनी होती है कि वह जल में आसानी से जीवन व्यतीत कर सके। इसके जो पीछे के पैर होते हैं, ठीक है, लंबे और झिल्ली युक्त होते हैं। इन झिल्लियों के कारण यह पानी में बहुत तेजी से तैर सकता है। जब मेढक अपने पैरों को पीछे की ओर धक्का देता है तो ये झिल्लियाँ चप्पू की तरह कार्य करती है और उसे आगे बढ़ाती हैं। ओके, और इसके अलावा हम बात करें इसकी त्वचा की तो इसकी जो त्वचा होती है चिकनी होती है, फिसलन युक्त होती है जिससे कि पानी में तैरते समय जल का प्रतिरोध कम हो जाता है। मेढक की त्वचा द्वारा श्वसन की क्षमता भी जल में रहने के लिए अत्यंत उपयोगी होती है। पानी के भीतर रहते समय ये त्वचा क्या होती है, त्वचा के माध्यम से गैसों का आदान प्रदान भी कर सकता है। मेढक की जो उभरी हुई आँखें होती है वो भी एक महत्वपूर्ण अनुकूलन है। इससे क्या होता है, वह पानी के अंदर रहते हुए भी ऊपर की ओर आसानी से देख सकता है। साथ ही शरीर का हरा या धब्बेदार रंग जो है उसे जल में मौजूद पौधों और शैवाल के बीच छिपने में सहायता करता है। इस प्रकार मेढक की जो बाहरी संरचना होती है जल में जीवन के लिए पूर्णतः अनुकूलित होती है। ये जल की बात होगी। अब आते हैं थल पर जीवन हेतु अनुकूलन कैसी होती है। तो हालांकि मेढक जल में रहता है लेकिन यह भूमि पर भी सक्रिय जीवन व्यतीत करता है, इसलिए इसकी बाहरी संरचना भूमि पर रहने के लिए भी उपयुक्त होती है। इसके जो लंबे और मजबूत जो पीछे के पैर होते हैं इसे लंबी छलांग लगाने में सहायता करते हैं। जब मेढक खतरा महसूस करता है तो यह तुरंत छलांग लगाकर दूर चला जाता है। इसकी त्वचा जो होती है नम रहती है जिससे कि गैसों का आदान प्रदान संभव होता है। ठीक है, फिर हम बात करें
कि ये जो है इसका शरीर की, तो ये अपने शरीर के रंग को वातावरण के अनुसार थोड़ा बदल सकता है, जिससे कि यह घास, पत्तियों या फिर मिट्टी के बीच आसानी से छिप जाता है। यह विशेषता इसे शत्रुओं को बचाने में बहुत सहायक होती है। ठीक है, तो इस प्रकार हम देखते हैं कि मेढक की जो बाह्य संरचना है वो जल और थल दोनों प्रकार के जीवन के लिए अनुकूलित होती है, और यही कारण है कि मेढक को उभयचर प्राणी कहा जाता है। ओके, एम्फीबियन जिसे बोलते हैं। अब आते हैं संक्षेपण, यानी आज की क्लास में हमने क्या क्या पढ़ा। आज हमने देखा मेढक की बाह्य आकारिकी यानी कि एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी, फिर हमने मेढक की त्वचा की संरचना की बात की, फिर हमने मेढक का सिर पर चर्चा की यानी हेड स्ट्रक्चर, फिर धड़ एवं अंगों की रचना के बारे में जाना, फिर हमने सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म यानी लैंगिक द्विरूपता के बारे में समझा, फिर बाह्य संरचना का अनुकूलनात्मक महत्व देखा, जल और थल दोनों में किस प्रकार से अनुकूलनात्मक महत्व है। ठीक है, तो फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।